चलो स्टार्ट करें। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, ठीक है। यहाँ ये छूट गया है 2013, ठीक है। महिलाओं का कार्यस्थल पे लैंगिक उत्पीड़न, मतलब ये जो लैंगिक उत्पीड़न, ठीक है, कार्यस्थल, लैंगिक उत्पीड़न के लिए बहुत सारे प्रावधान बने हैं, ठीक है। लेकिन कार्यस्थल पर जो लैंगिक उत्पीड़न के विषय में ये प्रावधान लाया गया, बेसिकली स्टार्टिंग से ये प्रावधान नहीं था, ठीक है। हुआ क्या, 1995 में, 1995 में, ठीक है, एक केस हुआ था भंवरी देवी करके, भंवरी देवी केस आया था, ठीक है। भंवरी देवी केस आया था। भंवरी देवी केस में ये हुआ कि बाल विवाह हो रहा था एक गांव में, ठीक है। हाँ, राजस्थान का है, राजस्थान का केस है। तो बाल विवाह हो रहा था एक गांव में, ठीक है। तो उस बाल विवाह को भंवरी देवी क्या की, रोकी, ठीक है। तो उस गांव के 5, मतलब उन लोग को अच्छा नहीं लगा होगा अब उस टाइम, ठीक है। तो भंवरी देवी का क्या हुआ, रेप किए उन लोग। वो गांव के 5 लोग मिलके क्या किए, रेप किए, ठीक है, रेप किए। 1995 का केस है ये, ठीक है। 1997 में कोर्ट का निर्णय आया, हाई कोर्ट का, राजस्थान हाई कोर्ट का निर्णय आया और 5 आरोपी को क्या कर दिया गया, दोष मुक्त कर दिया गया, ठीक है। 5 आरोपी को क्या कर दिया गया, दोष मुक्त कर दिया गया। अब जब हाई कोर्ट का ये डिसीजन आया कि 5 आरोपी दोष मुक्त हो गए, उसके बाद विशाखा करके एक एनजीओ है, ठीक है, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। विशाखा करके एक क्या है, विशाखा करके एक एनजीओ है, ठीक है। वो इस भंवरी देवी केस को कहाँ क्लेम की, विशाखा करके एक एनजीओ है, ठीक है। और वो भंवरी देवी केस को सुप्रीम कोर्ट में अपील की, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आया, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ये बोले कि ये जो लैंगिक उत्पीड़न है, ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, तो ज़्यादातर केस में जहाँ महिलाएं काम कर रही हैं, ठीक है। एक तो इस चक्कर में वो काम करने नहीं जा पा रही हैं, ठीक है, तो बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो ये जो कार्यस्थल है उसको सुरक्षित करना ज़रूरी है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन आया था, ठीक है, कब आया था, 1997 में, 1997 में। तो इस गाइडलाइन के सहायता से, है ना, इस गाइडलाइन की सहायता से 2013 तक काम चलाते रहे हैं अपन। मतलब लैंगिक, मतलब कार्यस्थल पर जो लैंगिक उत्पीड़न के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन, अभी तक कानून नहीं बना है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बोल दी है कि ये बिंदु है, इस बिंदु में कार्रवाई होगी, तो उसी से फिर क्या चल रहा है, काम चल रहा है। 2013 में जब कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का केस बढ़ने लगा, ठीक है, तो सरकारों को ये अनुभव हुआ कि लैंगिक उत्पीड़न, वो भी कार्यस्थल पे, तो ये संविधान के आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 14 क्या है, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, ठीक है, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, ठीक है। आर्टिकल 15 बोलता है कि धर्म, वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर विभेद निषेध होगा। और इसी में 15(3) एक एक्सेप्शंस या अपवाद के रूप में जोड़ा गया, जिसमें ये बोला गया, सरकार को ये निर्देश दिया गया कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध करना चाहिए सरकार को, ठीक है। और आर्टिकल 19 में ये बोला गया कि काम करने की 6 प्रकार की स्वतंत्रता है ना, उसमें काम करने की भी स्वतंत्रता है आपके पास, ठीक है। लेकिन अगर आप काम करने का स्थान ही सुरक्षित नहीं है तो कैसे काम करोगे भाई। तो ये आर्टिकल 19 का अबॉलिशन है कि नहीं है। तो सरकार को ये लगा, ठीक है,
और न्यायपालिका भी 1997 से 2013 तक बहुत सारे वाद के माध्यम से सरकार को ये बोलने का प्रयास की कि इसके लिए एक प्रॉपर कानून की आवश्यकता है, ठीक है, इसके लिए एक प्रॉपर कानून की आवश्यकता है। तो फिर फाइनली क्या हुआ 2013 को, कब 2000, अब ये 2023 लिख दिया, ठीक है, 2013 को क्या हुआ, 2013 को ये कानून लागू हुआ पूरे देश में, ठीक है, दिसंबर 2013 को ये कानून पूरे देश में क्या हुआ, लागू हुआ। तो लैंगिक उत्पीड़न को लेके कानून भले 2013 में, क्या है ना, अगर इस एक्ट को आप पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि यार इतना लेट अपन बनाए इसके लिए कानून, ठीक है, लेकिन हमको समझना है 95 से लेकर 2013 तक या 97 से लेकर 2013 तक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से कार्रवाई हो रही थी, ठीक है। लेकिन फाइनली ये हुआ ना कि ये समझे कि भाई जो लैंगिक उत्पीड़न है उसका प्रतिषेध जितना आवश्यक है उतना ही निवारण भी आवश्यक है, निवारण के साथ साथ जुर्माना भी आवश्यक है। तो अब इसको कंट्रोल, नियंत्रित कैसे किया जाए, तो नियंत्रित करने के लिए एक बॉडी रहनी चाहिए, है ना। अगर नियंत्रित करना है इसको तो एक ऐसी संस्था रहना चाहिए कि जिसकी निगरानी रहे और महिला को ये पता रहे कि मेरे को साथ अगर कुछ गलत हुआ तो मैं इसको कंप्लेंट करूंगी तो ये अंदर जाएगा, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, जो अपराधी है उसको भी ये पता रहना चाहिए कि ये संस्था की मेरे ऊपर नज़र है, दोनों केस है, ठीक है। और संस्था कैसी होनी चाहिए, आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए, ठीक है। पुलिस है, पुलिस की व्यवस्था है, लेकिन एक स्पेशल व्यवस्था होनी चाहिए जो इसी दिशा में काम करे, ठीक है। एक स्पेशल संस्था होनी चाहिए जो जिसका काम क्या हो, इसी दिशा में हो, ठीक है। तो ये है हमारा, इसको देखते हैं, महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013, ठीक है। अब ये तो समझ गए दिसंबर 2013 में लागू हुआ ये, ठीक है। उसके बाद 8 अध्याय और 30 धाराएं हैं, ठीक है, 8 अध्याय और 30 धाराएं हैं। देखो इसको ना, और जो एक्ट जैसे अपन टून्ही प्रताड़ना पढ़े ना, ठीक है, वैसी धाराएं, मेरा ये मानना है कि 20 क्वेश्चन में मैक्सिमम कितनी धारा पूछ सकता है आपसे, 2 या 3। बहुत ज़्यादा धारा के चक्कर में ना अपनी एनर्जी को डाइवर्ट मत करिएगा। अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, धारा याद हो गई, लेकिन सिर्फ धारा पढ़ के और धारा याद नहीं हुआ तो डिमोरलाइज हो रहे, कह यार याद नहीं हो रहे, तो उसके लिए ना बहुत ज़्यादा वो मत। 2 क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन तो पूछेगा भाई धारा से, अरे 2 क्वेश्चन छोड़ देना, 98 में खेल लेंगे, ठीक है। और वैसे भी गियर का मतलब अगर समझ में आ गया, वो हमारे हिसाब से अगर आ गया धारा तो बन ही जाएगा। लेकिन अगर बाय द वे 2 क्वेश्चन गलत हो भी जा रहा है तो 2 क्वेश्चन के चक्कर में हम अपना 98 क्वेश्चन को क्यों सेक्रीफाइस करें। तो ऊर्जा को ना सही दिशा में डाइवर्ट करना, ऐसा मेरे को लगता है, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ एकदम याद हो जा रही है तो बिल्कुल याद करना चाहिए, ठीक है। तो 8 अध्याय हैं और 30 धाराएं हैं, ठीक है। अब इस 8 अध्याय को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पूरा एक्ट का रूपरेखा एक बार समझ में आ जाएगा। इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अध्याय 1, 2, 3 और 4, ठीक है। अब उसको फिर उधर लिख दूंगा, ये दिख रहा है कि नहीं, ब्लू दिख रहा है ना। अध्याय 1 में बोलता है संक्षिप्त नाम और परिचय, ठीक है। संक्षिप्त नाम और परिचय और परिभाषा के बारे में बात की है। संक्षिप्त नाम, परिचय और परिभाषा बोले अध्याय 1 में, ठीक है। अध्याय 2 में ये बोला है कि आप क्या करोगे, स्थानीय या आंतरिक, ठीक है। अध्याय 1 तो आप समझ गए परिभाषा है। अध्याय 2 क्या बोल रहे हैं, आंतरिक परिवाद समिति का क्या करोगे, गठन करोगे, ठीक है। आंतरिक परिवाद समिति का गठन करोगे, ठीक है, पहला। दूसरा ये बोल रहा है कि स्थानीय परिवाद
समिति, समिति का क्या करोगे, गठन करोगे। ठीक है। अध्याय 2 बोल रहा है आंतरिक परिवाद समिति का गठन करोगे, अध्याय 2 बोल रहा है स्थानीय परिवाद समिति का गठन करोगे। ठीक है। उसके बाद अध्याय 4 बोलता है कि परिवाद जो रहता है, अच्छा परिवाद मतलब क्या होता है, परिवाद मतलब क्या होता है, वो परिवार होता है। ठीक है। परिवाद मतलब ये होता है कि शिकायत। ठीक है। परिवाद मतलब क्या होता है, शिकायत। ठीक है। परिवाद परिवार, परिवाद है ना, आंतरिक परिवाद समिति और स्थानीय परिवाद समिति। ठीक है। उसके बाद अध्याय 4 बोला है परिवाद के बारे में। किसके बारे में बोला है, परिवाद के बारे में। ठीक है। उसके बाद ये 5 जो है वो इसके बारे में बोला है कि परिवाद जो होगा उसकी क्या कराई जाएगी, जांच कराई जाएगी। परिवाद जो होगा उसकी क्या कराई जाएगी, जांच कराई जाएगी। ठीक है। उसके बाद 6, 7 और 8, 6, 7 और 8, 6 बोला है नियोजक के कर्तव्य, 7 बोला है जिला अधिकारी के कर्तव्य और 8 बोला है विविध या प्रकीर्ण। ठीक है। तो 6 बोला है नियोजक के कर्तव्य, नियोजक के कर्तव्य। उसके बाद 7 बोला है जिला अधिकारी के कर्तव्य, अधिकारी के कर्तव्य और 9 बोला है प्रकीर्ण, 8 बोला है प्रकीर्ण, 8 बोला है प्रकीर्ण। ठीक है। देखो इसको, ये पूरा एक्ट कैसे काम कर रहा है इसमें पहले बात कर लेते हैं। इसमें क्या बोला है पूरा, जैसे अपन देखे कि ये जो अध्याय रहता है इतना, अभी अपन ये हमारा लास्ट एक्ट है। ठीक है। इसमें हम ये समझ में आ गया हमको, ये जो 8 अध्याय रहता है उसी के बारे में, ये मतलब ये जो 30 धारा मतलब क्या होता है, नियम। धारा मतलब क्या होता है, नियम। अब किस किस विषय में नियम है, तो ये 8 विषय में नियम है। ठीक है। ये 8 विषय हैं और इस 8 विषय में 30 ठो नियम बनाए गए हैं, 30 ठो नियम बनाए गए। तो विषय क्या क्या है, आंतरिक परिवाद समिति। ठीक है। अब ये आंतरिक परिवाद समिति क्या है, ठीक है, आंतरिक परिवाद समिति क्या है, अब इसके बारे में क्या क्या नियम है। अब आंतरिक परिवाद समिति का गठन कौन करेगा, उसका कार्यकाल क्या होगा, उसमें सदस्य कितने होंगे, है ना, ये सारी चीज़ किस में दी होगी, अध्याय 2 में दी होगी, अध्याय 2 में दी गई होगी। ठीक है। उसके बाद अध्याय 3 बोलता है स्थानीय परिवाद समिति का गठन। अब स्थानीय परिवाद समिति क्या होती है, स्थानीय परिवाद समिति का गठन कौन करता है, स्थानीय परिवाद समिति की संरचना क्या होती है, स्थानीय परिवाद समिति में किन लोगों को शामिल किया जाता है, उनका कार्यकाल क्या होता है, उनको भत्ता कौन देता है, ये सारी बातों का जिक्र किसमें होगा, स्थानीय परिवाद समिति में होगा। ठीक है। अब परिवाद मतलब जो आपको शिकायत है उसके बारे में किस में बताया है, अध्याय 4 में। आपकी जो शिकायत है उसकी जांच के बारे में किस में बोला है, 5 में। ठीक है। और नियोजक के कर्तव्य और जिला अधिकारी के कर्तव्य और प्रकीर्ण। जिला अधिकारी नियोजक के कर्तव्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। और जो मिसलेनियस है और या विविध है वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके कुछ कुछ पॉइंट या कुछ कुछ धारा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना इसमें क्या पढ़ना है। इसको अगर एक और तरीके से मैं बताऊं आपको, तो इसमें क्या होता है कि कार्यस्थल का जिक्र किया गया। इसमें क्या होता है, इसमें एक क्या होता है, ए, ठीक है, और बी। ठीक है। मान के चलो ये क्या है, नियोजक है, नियोजक है। ठीक है। और ये क्या है, व्यथित महिला, व्यथित महिला। व्यथित महिला का मतलब क्या हो गया, जिसके ऊपर क्या हो रही है, हिंसा हुई है,
जिसके ऊपर हिंसा हुई है। अब इस एक्ट में इसका क्या मतलब हो रहा है, जिसके ऊपर यौन उत्पीड़न हुआ है, जिसके ऊपर क्या हुआ है, यौन उत्पीड़न हो रहा है, और इन दोनों एक जगह में काम कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा आपका कार्यस्थल, वो क्या कहलाएगा कार्यस्थल। ठीक है, अब यहां ये नियोजक होगा, ठीक है, और ये होगा व्यथित महिला, ये व्यतीत, और जहां ये काम करेंगे वो क्या कहलाएगा कार्यस्थल। मान के चलो इसके ऊपर कोई यौन उत्पीड़न होता है, ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं कि ये कहां कहां जाएगी। पहले देखिए आप, एक होगा आंतरिक परिवाद समिति, ठीक है, एक होगा आंतरिक परिवाद समिति और एक होगा स्थानीय परिवाद समिति। इसका मतलब ये है कि दो समितियां काम कर रही है, मतलब दोनों के अलग अलग नियम होंगे। आंतरिक परिवाद समिति किस में होगा, कार्यस्थल के अंदर होगा। भाई आंतरिक नाम क्यों रखा गया है, यही तो, इसीलिए तो नाम रखा गया है ना। तो आंतरिक परिवाद समिति कहाँ काम करेगी, कार्यस्थल के अंदर। मतलब ये व्यथित महिला जो है, अगर उसके ऊपर कोई लैंगिक उत्पीड़न टाइप की का कोई केस आता है या कुछ घटना घटित होती है, तो पहले वो कहाँ शिकायत दर्ज कर सकती है, आंतरिक परिवाद समिति में। कहाँ से कर सकती है, आंतरिक परिवाद समिति में। उसके बाद ये कार्यस्थल के बाहर एक समिति है, स्थानीय परिवाद समिति। एक क्या है, स्थानीय परिवाद समिति। अब देखो, ये जो आंतरिक परिवाद समिति है, ठीक है, आंतरिक परिवाद समिति होगी। आंतरिक परिवाद समिति हर संस्था तो नहीं बना सकती, कुछ तो नियम होंगे ना, क्योंकि जो कार्यस्थल होता है वो एक छोटा सा दुकान भी हो सकता है, एक बड़ा सा ऑफिस भी हो सकता है ना। कार्यस्थल तो अलग अलग हो सकते हैं। कार्यस्थल अगर बहुत ज़्यादा छोटा है तो वहाँ बोलोगे आप आंतरिक परिवाद समिति का गठन करो, तो कौन करेगा, ठीक है। जो अगर महीना में 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए कमा रहा है, वो आंतरिक परिवाद समिति का गठन तो नहीं कर सकता। उसके लिए सरकार को कुछ तो उपाय करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, स्थानीय परिवाद समिति का गठन करोगे, ठीक है। तो इतने, ये पॉइंट यहाँ तक समझ में आ गया ना, जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ ये जो दोनों जो काम कर रहे हो कार्यस्थल है, कार्यस्थल के अंदर आंतरिक परिवाद समिति काम कर रही, कार्यस्थल के बाहर क्या काम कर रही है, स्थानीय परिवाद समिति। अब आगे बढ़ते हैं, इतना समझने का पहले प्रयास करते हैं, ठीक है। देखो, ये यहाँ समझ गए 9 दिसंबर 2013 को, ठीक है, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम आया, ठीक है। इसमें 8 धारा है और 8 अध्याय हैं और 30 धाराएं हैं, ठीक है। अब ये विशाखा मामला आपको पता है कि विशाखा क्या है, एक एनजीओ थी, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, ठीक है, भौरी देवी केस को, ठीक है। और उसी की सहायता से 1997 में क्या हुआ, विशाखा गाइडलाइन आया, जिसको कब तक माना गया, 2013 तक, जब तक एक्ट नहीं आ गया, ठीक है। 2013 में हमारा फिर क्या आया, फाइनली एक्ट आया, ठीक है। उसके बाद धारा 2, ठीक है, धारा 2 में कुछ कुछ परिभाषाएं दी गई है। देखो यहाँ मैं जो मैं बताया हूँ आप लोग को, ये वही बात बोल रहे हैं कि व्यथित महिला कौन होगा, ठीक है। देखो, दो चीज़ तो आपको पता ही है, एक तो व्यथित महिला के बारे में पता है, दूसरा प्रत्यर्थी के बारे में पता है, ठीक है। व्यथित महिला कौन होगी, जैसे ये कार्यस्थल में दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो महिला होगी हमेशा वो क्या होगी, व्यथित महिला होगी, ठीक है। और एक होगा प्रत्यर्थी, एक क्या होगा, प्रत्यर्थी। अब देखो, प्रत्यर्थी नियोजक भी हो सकता है। भाई प्रत्यर्थी नियोजक हो सकता है कि नहीं, ये हो सकता है ना, कि जो जॉब दे रहा है वही लैंगिक उत्पीड़न कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ समझना कि जो प्रत्यर्थी होगा वो नियोजक भी हो सकता है। दूसरा ये भी तो हो सकता है कि प्रत्यर्थी वो हो जो कार्यस्थल के अंदर तो नहीं है आपके साथ, लेकिन वो आपको ये बोल रहा है कि मैं आपको उस कार्यस्थल में कार्य दिला सकता हूँ, और उसके बदले आपका लैंगिक उत्पीड़न कर रहा है, ये भी तो हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रत्यर्थी होगा वो नियोजक भी हो सकता है, ठीक है। और आपको जरूरी नहीं है कि वो कार्यस्थल के अंदर ही हो, ठीक है, वो कार्यस्थल के बाहर भी हो सकता है। मतलब वो व्यक्ति भी हो सकता है जो ये बोल रहा है कि मैं आपको नौकरी दिला दूंगा, उसके बाद आपका लैंगिक उत्पीड़न कर रहा है, ठीक है। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ। तो जो शोषण कर रहा है वो क्या होगा, प्रत्यर्थी, और जिसके ऊपर शोषण हो रहा है वो क्या हो गया, व्यथित महिला। अब ये जो व्यथित महिला है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, नियोजित हो,
ठीक, नियोजित मतलब जरूरी नहीं है कि वो आपके यहाँ नौकरी कर रही है तभी आप कार्यस्थल पे लैंगिक उत्पीड़न की श्रेणी में आएगा। हो सकता है आप ट्रायल बेस पे रखे हो उसको, है ना, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, तो आपके यहाँ जॉब कर रही है तभी उसका लैंगिक उत्पीड़न होगा, ऐसा भी कोई नहीं है, है ना, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो कार्यस्थल पे लैंगिक उत्पीड़न में जो बेसिक चीज है व्यथित महिला, वो आपको पता चल गया, प्रत्यार्थी से पता चल गया। प्रत्यार्थी में ध्यान रखने वाली चीज क्या है, जरूरी नहीं है कि वो नियोजक ही, मतलब जो आपको जॉब दे रहा है वही व्यक्ति हो। ठीक है, वो जॉब दिलाने के लिए बोलने वाला व्यक्ति भी हो सकता है। ठीक है, और जिसके जो व्यथित महिला है वो जरूरी नहीं है कि आपके यहाँ वो काम कर रही हो। ठीक है, वो आपके यहाँ काम के लिए ट्रायल बेस पे भी हो सकती है, काम मांगने भी जा सकती है। ठीक है, कुछ डाउट है? चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा हो गया घरेलू कार्यभार। देखो अब इसमें घरेलू हिंस, ये जो घरेलू कार्यस्थल पे लैंगिक उत्पीड़न है, ये तो है कार्यस्थल पे लैंगिक उत्पीड़न है, उसमें घरेलू, जैसे हमारे घर में जो काम करती हैं, जैसे जो दाई लोग काम करते हैं, या दाई नहीं बोलना चाहिए, मतलब जो काम कर रहे हैं हमारे यहाँ, है ना, उनके ऊपर भी अगर कोई लैंगिक उत्पीड़न होता है तो उसको भी इसी एक्ट में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है, नियोजक किसको बोला गया है, वह जो दूसरे को किसी कार्य पर लगाता है। ठीक है, नियोजक कौन हो गया, वो जो किसी व्यक्ति को दूसरे काम में लगा रहा है। ठीक है, प्रत्यार्थी क्या हो गया, दोषी। प्रत्यार्थी को आप दोषी बोल सकते हो, नियोजक भी हो सकता है वो, नियोजक भी हो सकता है जिसमें वो। ठीक है, अब लैंगिक उत्पीड़न जो है, लैंगिक उत्पीड़न की श्रेणी में क्या क्या आएगा। ठीक है, पहला तो कोई ऐसा संपर्क करना, शारीरिक संपर्क करना, कोई ऐसी अश्लील टिप्पणी करना, ठीक है, अश्लील साहित्य दिखाना, ठीक है, अश्लील आचरण करना। ठीक है, अब ये जो अश्लील आचरण है, ठीक है, वो मौखिक भी हो सकता है ना, और मौखिक के अलावा भी हो सकता है। मतलब आप बोल के किसी का लैंगिक उत्पीड़न भी कर सकते हो, कोई गलत कमेंट कर रहे हो, इस टाइप की चीज़ें कर रहे हो, तो जो आचरण है, ठीक है, आचरण आपका, मौखिक आचरण भी आपका सही होना चाहिए और प्रैक्टिकल तो सही होना ही चाहिए। ठीक है, तो लैंगिक उत्पीड़न की श्रेणी में ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, संपर्क, कोई ऐसी टिप्पणी करना, साहित्य, कोई अश्लील साहित्य, अश्लील वीडियो, इस टाइप का कोई चीज़ दिखाना, और अश्लील आचरण करना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक, यहाँ से अपना थोड़ा कहानी स्टार्ट होता है। देखो, पहला दो चीज अपन देखे इसमें अभी तक, कि पहला अपन देखे कि आंतरिक परिवाद समिति, क्या देखे, आंतरिक परिवाद समिति, और ये हो गया लोकल कंप्लेंट कमिटी, मतलब स्थानीय परिवाद समिति। ठीक है, इसका क्या मतलब है, स्थानीय परिवाद समिति। ठीक है, स्थानीय परिवाद समिति। अब ये बोला गया है कि मैं आपको बताया ना कि कार्यस्थल जरूरी नहीं है हर कार्यस्थल में आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया ही जाए। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, अगर कोई ऐसी संस्था है जहां 10 लोग या 10 से अधिक लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर कोई ऐसी संस्था है जिसमें 10 लोग और 10 से अधिक लोग काम कर रहे हैं, तो वहां किसका गठन करना पड़ेगा, आंतरिक परिवाद समिति का गठन करना पड़ेगा। ठीक है, आंतरिक परिवाद समिति का गठन करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि 10 लोग अगर सिर्फ पुरुष हैं तो वहाँ आंतरिक परिवाद समिति का गठन नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन अगर उस 10 लोग में एक भी सिंगल महिला है तो वहाँ आपको किसका गठन करना पड़ेगा, आंतरिक परिवाद समिति का गठन करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया ना। ये बोला गया है कि अगर किसी संस्था में 10 लोग या 10 से अधिक लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ आंतरिक परिवाद समिति का गठन करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसमें बोला गया है कि अगर 10 लोग सिर्फ पुरुष काम कर रहे तो वहाँ आंतरिक परिवाद समिति का गठन नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर 10 में से कोई एक सिंगल भी महिला वहाँ काम कर रही है तो आपको आंतरिक परिवाद समिति का गठन करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। और लोकल, ये जो स्थानीय परिवाद समिति है, स्थानीय परिवाद समिति के बारे में ये बोला गया है कि स्थानीय परिवाद समिति का गठन कौन करेगा, जिलाधिकारी को, किसके द्वारा कराया जाएगा, जिला अधिकारी। जिला अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वो एक स्थानीय परिवाद समिति का गठन करे। अब वो जो गठन करेगा स्थानीय जिला परिवाद समिति का, वो कहाँ होगी, एक जिले में कितनी होगी, वो पूरी तरीके से निर्भर करता है जिला अधिकारी के ऊपर।
ठीक है। हो सकता है जिले में एक भी स्थानीय परिवाद समिति हो सकता है 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है 4 भी हो। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, देखो यहां तक समझ में आ गया आप लोग को? ठीक है, अब आते हैं, मैं आपको बोला था कि अपन 8 अध्याय में पूरे इसको बांटे थे, कार्यस्थल में लैंगिक उत्पीड़न को। ठीक है, अब यहां अपन देखे थे कि अध्याय 2 और अध्याय 3। अध्याय 2 में अपन क्या बोले थे? पहले आंतरिक परिवाद समिति। अध्याय 2 में क्या बोले थे? आंतरिक परिवाद समिति। अध्याय 3 में क्या बोले थे? स्थानीय परिवाद समिति। अध्याय 3 में बोले थे स्थानीय परिवाद समिति। अध्याय 4 में क्या बोले थे? परिवाद को बोले थे। उसके बाद 5 में क्या बोले थे? परिवाद की जांच। ठीक है, हो सकता है फर्जी परिवाद भी हो। ठीक है, तो परिवाद की जांच। उसके बाद 6, 7, 8। 6 में नियोजक के कर्तव्य, 7 में जिलाधिकारी के कर्तव्य और 8 में मिसलेनियस या प्रकरण। ठीक है, तो अध्याय 2 ये बोलता है आंतरिक परिवाद समिति। ठीक है, अध्याय 2 बोलता है आंतरिक परिवाद समिति। तो इसके बारे में तो अपन पहले थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं कि ये जो आंतरिक परिवाद समिति होगी वो क्या होगा कि 10 से अधिक लोग अगर हैं तो इसका क्या करना पड़ेगा? गठन करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? कार्यस्थल में नियोजक द्वारा, ठीक है, नियोजक द्वारा आंतरिक परिवाद समिति का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पूछेगा इंपॉर्टेंट जो रहेगा, पहला तो ठीक है, मैं धारा 4 में आंतरिक परिवाद समिति का गठन की बात किस में की गई है? तो धारा 4 में की गई है। ठीक है, वो याद रखेंगे अपन। लेकिन 2 है, दोनों को साथ में लेके चल रहा हूँ, आंतरिक परिवाद समिति और स्थानीय परिवाद समिति। इसका देखो, जो आंतरिक परिवाद समिति में जो सदस्य काम करेंगे, ठीक है, जैसे 4 लोग काम कर रहे हैं आंतरिक परिवाद समिति में। ठीक है, एक अध्यक्ष है, 3 सदस्य हैं। ठीक है, इनका भत्ता कौन देगा? ठीक, तो यहां हमको ध्यान रखना है जो आंतरिक कार्यस्थल के अंदर जो है आंतरिक परिवाद समिति काम कर रही है, उसका भत्ता कौन देगा? नियोजक। उसका भत्ता कौन देगा? नियोजक। लेकिन स्थानीय परिवाद समिति का भत्ता कौन देगा? स्थानीय परिवाद समिति का भत्ता देगा आपको केंद्र, इसके नाम पे अनुदान देगी। ठीक है, और उसी अनुदान के पैसे को किसको दिया जाएगा? सदस्यों को दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर वहाँ आपको ऐसा ऑप्शन मिले जिलाधिकारी या केंद्र देगा, तो आपको किसको मारना है? केंद्र को। या केंद्र की जगह राज्य को का उल्लेख करें तो राज्य को। लेकिन जो मैं एक्ट पढ़ा उसमें ये लिखा था कि केंद्र इनके भत्ते के लिए अनुदान देता है राज्य सरकार को, और वही पैसा राज्य सरकार किसको देती है? भत्ते के रूप में इन लोग को देती है। ठीक है, समझ में आ गया? देखो, आंतरिक परिवाद समिति एक यहां तक धारा 4 में अपने को ये समझ में आ गया कि इसमें कितने लोग रहते हैं? 10 लोग अगर एक कार्यस्थल में है तो वहां किसका गठन करना पड़ेगा? आंतरिक परिवाद समिति का गठन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब इसका गठन करता कौन है? तो कौन करेगा? नियोजक। कौन करेगा? नियोजक। वो जो ड्राइंग बनाए थे ना अपन कार्यस्थल के अंदर और कार्यस्थल के बाहर, ठीक है, उससे हमको ध्यान रखना है भाई कार्यस्थल के अंदर है ये आंतरिक परिवाद समिति, तो गठन को इसको करना पड़ेगा? नियोजक को करना पड़ेगा। और जब गठन नियोजक कर रहा है तो भत्ता भी कौन देगा? नियोजक ही देगा। ठीक है, अब इसमें टोटल कितने सदस्य रहते हैं इसको देख लेते हैं। टोटल कितने सदस्य रहेंगे? 4 सदस्य रहेंगे। ठीक है, जिसमें से एक अध्यक्ष होगा और 3 क्या होंगे? सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष और 3 सदस्य। अध्यक्ष जो होगा वो महिला होगी। अध्यक्ष जो होगा वो कौन होगी? महिला होगी। ठीक है, अध्यक्ष होगा वो महिला होगी। दूसरा, ये जो सदस्य हैं, ठीक है, देखो ये जो, ठीक, इसी में देखते हैं, ये जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, वो हमेशा कौन होगी? महिला। और इसी महिला को किस नाम से जाना जाएगा? पीठासीन अधिकारी के नाम से। पीठासीन अधिकारी के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो 4 सदस्य हैं ना आंतरिक परिवाद समिति में, उसकी जो अध्यक्ष है वही हमारी क्या होगी? पीठासीन अधिकारी होगी। और जो 3 सदस्य हैं, 3 में से इनको 2 भागों में बांट दिया गया, 2 सदस्य और 1 सदस्य। 2 सदस्य और 1 सदस्य। 2 ऐसे सदस्य होने चाहिए जो किसके लिए काम कर रहे हो? महिला उत्थान के लिए काम करने का जिनके पास क्या हो? अनुभव हो, और जो विधि के जानकार हो। ठीक है, ये 2
चीज़ आपके एक्ट में लिख के दी है, मतलब ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आपको उसके ये जो 2 सदस्य होंगे उनको क्या चाहिए, महिला विकास में काम करने का उनको अनुभव होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, इसको विधि का जानकार होना चाहिए, ठीक है। और जो एक सदस्य होगा वो किससे आएगा, एनजीओ से। किससे आएगा, एनजीओ से आएगा, ठीक है। ध्यान रहेगा ये। देखो क्या बोला है, 2 लोग और 1 लोग, एक आएगा एनजीओ से, ठीक है, और एक क्या होगा, महिला हितों के लिए कार्य के लिए प्रतिबद्ध हो और विधि का जानकार हो, ठीक है। तो 2 सदस्य जो रहेंगे वो महिला हितों के लिए काम करने वाले होंगे और एक विधि का जानकार, और एक जो सदस्य बचता है वो एनजीओ से आएगा। इनका कार्यकाल कितने साल का रहेगा, 3 साल का। कार्यकाल कितने साल का रहेगा, 3 साल का कार्यकाल रहेगा, ठीक है। ये जो आंतरिक परिवाद समिति है उसमें क्या क्या पढ़े हो आप लोग, आंतरिक परिवाद समिति में क्या क्या पढ़े अपन। आंतरिक परिवाद समिति का गठन कहाँ होता है, कार्यस्थल के अंदर। कहाँ होता है, कार्यस्थल के अंदर। आंतरिक परिवाद समिति का उल्लेख किस धारा में किया गया है, तो धारा 4 में किया गया है, ठीक है। आंतरिक परिवाद समिति का गठन कौन करता है, नियोजक करता है। इसको भत्ता कौन देता है, नियोजक देता है। आंतरिक परिवाद समिति का कार्यकाल कितने साल का रहेगा, 3 साल का रहेगा। आंतरिक परिवाद समिति जो रहेगी, ठीक है, वो उसमें उसकी जो संरचना है उसमें कितने सदस्य रहेंगे, 4। एक कौन रहेंगे, अध्यक्ष। अध्यक्ष हमेशा कौन होगी, महिला होगी, और वही क्या होगी, पीठासीन। और बाकी सदस्य कितने हुए, 3 में से 2 कहाँ से आएंगे, महिला विकास उत्थान में काम कर रहे हो, और एक सदस्य कहाँ से आएगा, एनजीओ से आएगा, ठीक है। देखो अध्याय 3 आते हैं, अध्याय 2 हो गया हमारा, ठीक है। अध्याय 3 में आते हैं जिसमें धारा 5 से लेकर धारा 8 तक। इसमें क्या बोला, स्थानीय परिवाद समिति का गठन। इसमें भी परिवार लिखा है, स्थानीय परिवाद समिति का गठन, ठीक है। स्थानीय परिवाद समिति का गठन, अब इसमें ये बोला है कि स्थानीय परिवाद समिति में सबसे पहले इसका गठन कौन करेगा, केंद्र नहीं करेगा, ठीक, जिला अधिकारी करेगा, ठीक है। जिला मजिस्ट्रेट करेगा या जिला अधिकारी करेगा। देखो धारा 6 में इसके बारे में ये बताया गया है कि स्थानीय परिवाद समिति है उसका गठन कौन करेगा, जिला अधिकारी करेगा। अब स्थानीय परिवाद समिति, देखो जो कार्यस्थल जहां 10 से अधिक लोग काम कर रहे हैं उसमें से एक महिला काम कर रही है, ठीक है, वहां तो आप आंतरिक परिवाद समिति का गठन कर दोगे, ठीक है। और वो महिला जिसके पास व्यथित महिला है जो, वो जाके वहां कंप्लेंट कर देगी। अब वो जैसे ही आप उसके ऊपर कंप्लेंट, उसके पास कंप्लेंट किए तो फिर वो आपका कार्रवाई वो चालू हो जाएगी, ठीक है। वो कार्रवाई क्या हो जाएगी, चालू हो जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसी संस्था है जहाँ 10 से कम लोग काम करते हैं और वहाँ किसी महिला के साथ लैंगिक उत्पीड़न जैसी घटना घटित होती है, तो लोग क्या करेंगे, तो उनके लिए क्या किया गया है, स्थानीय परिवाद समिति का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा, ठीक है। अब ये गठन कौन करेगा, तो जिला अधिकारी करेगा। गठन कौन करेगा, जिला अधिकारी करेगा। ये तो ठीक है, 10 से कम कर्मचारी काम कर रहे हैं, ठीक है। संरचना अपन देख चुके हैं। संरचना कितने लोग रहेंगे, 4 लोग रहेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, जो स्थानीय परिवाद समिति होगी, ठीक है, टोटल 4 होंगे जिसमें से अध्यक्ष और 2 क्या होंगे, सदस्य। अध्यक्ष हमेशा कौन होगी, महिला होगी। सदस्य 2 होंगे, सदस्य कौन होंगे, 3, मतलब टोटल 4 हैं तो सदस्य कितने होंगे, 3, यहाँ 2 लिख दिया है, ठीक है। सदस्य वही होंगे जो इसमें बताया गया है, जैसे जो अपन पहले पढ़े ना कि महिला के उत्थान के लिए काम करने वाला अनुभवी व्यक्ति हो, ठीक है। दूसरा विधि का जानकार हो, ठीक है। और एक कहाँ से आएगा, एनजीओ से। एक कहाँ से आएगा, एनजीओ से। इसमें हमको याद रखना है कि इसमें 50% महिला होनी चाहिए, मतलब 4 में से 2 सदस्य कैसे होने चाहिए, महिला होनी चाहिए। मतलब स्थानीय परिवाद समिति जो रहेगी, स्थानीय परिवाद समिति की संरचना में कितने रहेंगे, कुल कितने सदस्य रहेंगे, 4 सदस्य। 4 में से 2 का कम से कम महिला होना आवश्यक है। अध्यक्ष का भी क्या होना आवश्यक है, महिला होना। समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो स्थानीय परिवाद समिति में, क्योंकि महिला ज़्यादा सेंसिटिव होगी ना महिला के लिए, इसलिए
तो इसमें वही बोला है कि स्थानीय परिवाद समिति जो रहेगी उसमें कुल 4 सदस्य होंगे, 4 में से आधे सदस्य कौन होगी, महिला होगी, ठीक है, और अध्यक्ष कौन होगी, महिला होगी, ठीक है, बाकी 3 क्या होंगे, सदस्य होंगे, ठीक है। उसकी योग्यता के बारे में आपको पता है, ठीक है। अब ये जो धारा 5 बोला है, ठीक है, धारा 5 बोला है कृत्यों का निर्वहन के लिए जिला मजिस्ट्रेट व अपर जिला मजिस्ट्रेट क्या होता है कि स्थानीय परिवाद समिति सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, इसकी निगरानी करने के लिए, कृत्य मतलब कार्य, अपने कार्य को सही तरीके से कर रही है कि नहीं कर रही है, उसकी निगरानी रखने के लिए जिम्मेदारी किसको दी गई है, जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट को दिया गया है, ठीक है। जिला मजिस्ट्रेट मतलब क्या होता है, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही तो हुआ जिला मजिस्ट्रेट। डीएम कौन होता है, कलेक्टर होता है, वही कलेक्टर ही को अपन क्या बोलते हैं, जिला अधिकारी, उसी को अपन क्या बोलते हैं, जिला अधिकारी बोलते हैं, ठीक है। तो वही है जो इसका गठन कर रहा है, उसी को क्या दे दी गई है, उसको निगरानी रखने की जिम्मेदारी दे दी गई है, ठीक है, समझ गए। 8 में बोला है अनुदान या संपरिक, देखो क्या बोल रहा है 8, जो स्थानीय परिवाद समिति है, ठीक है, स्थानीय परिवाद समिति जो रहेगी क्या होगा, संरचना है, ठीक है। स्थानीय परिवाद समिति, स्थानीय परिवाद समिति जैसे अपन देखे ना, भत्ता कौन देगा, भत्ता देखे ना, भत्ता कौन देगा, तो भत्ता वहाँ कौन दे रहा है, जो आंतरिक परिवाद समिति वहाँ कौन दे रहा है, नियोजक दे रहा है। तो यहाँ कौन देगा, तो उसमें ये बोला है कि केंद्र सरकार क्या देगी, अनुदान देती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो रहती है ना वो अनुदान देती है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, किसको देती है, स्टेट गवर्नमेंट को, और इसी अनुदान के पैसे से इनको क्या दिया जाता है, भत्ता दिया जाता है। ये बात किस में बोली, धारा 8 में बोली, धारा 8 में बोली, ठीक है। तो केंद्र सरकार इनको स्थानीय परिवाद समिति को भत्ता देने के लिए अनुदान के रूप में जो पैसा प्राप्त होता है इनको, उसी पैसे को क्या करती है, वो अनुदान के रूप में देती है, ठीक है, समझ में आ गया ये, ठीक है। अब आता है अध्याय 4 परिवाद। उससे पहले एक बार जल्दी से एकदम 1-2 मिनट में देख लो अभी तक क्या क्या पढ़े हैं, ठीक है। अपन ये देख लिए महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013, ठीक है। हम ये देखें कि 2013 के पहले भी विशाखा गाइडलाइन के तहत हम काम कर रहे थे इस दिशा में, ठीक है। उसके वो जो स्टोरी है, वो जो अपनी स्टोरी है ही 9 दिसंबर 2013 को, ठीक है, ये पूरे देश में लागू हो गया, ठीक है। अब उसके बाद अपन देखें कि कुछ परिभाषा देखें, जैसे व्यथित महिला की, प्रत्यर्थी की, ठीक है, ये सब परिभाषा देखें। उसके बाद अपन 2 चीज़ देखें कि अध्याय 2 में देखें आंतरिक परिवाद समिति, और अध्याय 3 में देखें स्थानीय परिवाद समिति। दोनों का कार्यकाल कितने साल का होगा, 3 साल का। दोनों का कार्यकाल कितने साल का होगा, 3 साल का। दोनों की संरचना की बात करूं तो 4-4 सदस्य होंगे, ठीक है 4-4 सदस्य होंगे, जिसमें से अध्यक्ष कौन होगी, महिला, दोनों के लिए, ठीक है। और जो बचे 3 सदस्य होंगे उन दोनों की योग्यता भी सेम है, कि जो आंतरिक परिवाद समिति के लिए जो योग्यता निर्धारित की गई है, सेम वही योग्यता किसके लिए निर्धारित की गई है, स्थानीय परिवाद समिति के लिए योग्यता निर्धारित की है। और इसमें बस एक ये अंतर है कि जो स्थानीय परिवाद समिति होगी उसमें 50% या 50% से अधिक महिला सदस्य का होना आवश्यक है, परंतु आंतरिक परिवाद समिति में ऐसी कोई बाध्यता नहीं रखी गई है। हाँ, लेकिन इसमें ये जरूर बोला गया है कि अध्यक्ष कौन होगी, हमेशा महिला ही होगी, ठीक है। अब इस एक जो डिफरेंस और है इसमें, वो भत्ते से रिलेटेड है। तो भत्ता इसमें कौन दे रहा है, नियोजक दे रहा है, इसमें कौन दे रहा है, केंद्र सरकार जो अनुदान दे रही है, अनुदान के पैसे से राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अध्याय 4 परिवाद, ठीक है, धारा 9 से धारा 11 तक। अब इसमें यह बोला है कि परिवाद का मतलब क्या होता है, शिकायत, ठीक है। परिवाद का मतलब क्या होता है, शिकायत। तो इसमें यह बोला है कि भाई शिकायत कब तक दर्ज कराओगे, ठीक है। आंतरिक परिवाद समिति और बाकी सारी चीज़ों को, जैसे आंतरिक परिवाद समिति है तो आंतरिक परिवाद समिति में, और स्थानीय परिवाद समिति है तो स्थानीय परिवाद समिति में शिकायत कब तक दर्ज कराया जा सकता है। तो इसमें हमको ध्यान रखना है कि जब
आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है, उस घटना के घटित होने के 3 महीने के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, लिखित में शिकायत देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लिखित में शिकायत देना पड़ेगा 3 महीने के अंदर। ठीक, अगर अगर आपके साथ ये जो लैंगिक उत्पीड़न की घटना है वो कंटिन्यू होते जा रही है, तो आखिरी बार जब ये घटना घटित हुई है आपके साथ, वहां से 3 महीने तक आपको क्या करना पड़ेगा, लिखित में शिकायत करना पड़ेगा इसकी। ठीक है, अब बार बार यहाँ एक शब्द का यूज हो रहा है, लिखित लिखित लिखित। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है कि अगर कोई ऐसी महिला है, ठीक है, जिसको लिखना नहीं आता है या अभी वो इस स्थिति में नहीं है कि वो शिकायत लिखित में दे सके, तो ऐसी स्थिति में बच्चों हमको ये करना है, जो जहाँ वो शिकायत कर रही, अब कहाँ शिकायत कर रही है वो, अगर वो कार्यस्थल के अंदर है तो वो कहाँ करेगी, आंतरिक परिवाद समिति में। अगर वो कार्यस्थल के बाहर शिकायत करना चाहती है तो स्थानीय परिवाद समिति में। दोनों ही केसों में उसके जो सदस्य होंगे वो लिखित शिकायत करने में उसकी क्या करेंगे, मदद करेंगे। दूसरा एक पॉइंट आता है कि क्या 3 महीने के बाद शिकायत नहीं की जा सकती, तो इसमें यह बोला गया है अगर कार्यस्थल के अंदर कहाँ, आंतरिक परिवाद समिति में, कार्यस्थल के बाहर कहाँ, स्थानीय परिवाद समिति में, सदस्यों को ऐसा लगता है कि समय बढ़ाने की आवश्यकता है, मतलब आंतरिक जो शिकायत है के लिए कोई महिला 3 महीने बाद भी पहुंचती है, अगर उसको लगता है कि इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है, तो आप क्या कर सकते हो उसके लिए, उसको वो मतलब वो समिति के ऊपर है, वो चाहे तो 3 महीना और एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, समिति के ऊपर है कि वो शिकायत तो क्या कर सकते हैं, 3 महीना एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलो इसको देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है। ठीक, इसमें ये बोल रहा है, धारा 9 में बोल रहा है शिकायत कब करोगे आप, 3 महीने के भीतर, और किस में करोगे, लिखित में। शिकायत किस में होनी चाहिए, लिखित में होनी चाहिए। ठीक है, किसको करोगे, तो आंतरिक परिवाद समिति और स्थानीय परिवाद समिति को। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक ये लाइन। अब यहाँ नोट करके कुछ पॉइंट बोला है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, लिखित में नहीं कर पा रही है, मतलब ये गलत लिख दिया है वो, अगर कोई महिला शिकायत लिखित में नहीं कर पा रही है तो सभी समिति व्यथित महिला की शिकायत करें। मतलब मैं आप लोगों को बताया ना कि जो समिति के सदस्य होंगे, कौन से समिति, आंतरिक और स्थानीय, दोनों समिति की बात कर रहा है, तो वो क्या करेंगे, उसकी शिकायत करने में मदद करेंगे। दूसरा क्या बोल रहा है, शिकायत करने में अक्षम है तो उसकी देखो क्या होता है कि जैसे अब कोई महिला है, ठीक है, वो शिकायत करने गई है, ठीक है, अब उसको लिखना ही पढ़ना नहीं आ रहा है या वो डर रही है शिकायत करने में, और वो गई और अपने हस्बैंड को बताई कि ऐसा ऐसा केस है और ये आदमी ऐसा ऐसा कर रहा है। ठीक है, तो उसका जो वारिस है, मतलब कि उसका जो हस्बैंड है, उसका रिप्रेजेंटेटिव है, वो उसके खिलाफ क्या कर सकता है, ये शिकायत कर सकता है। अगर उसको दूसरी चीज़, एक चीज़ और याद रखना है, किसी भी कंडीशन में महिला का नाम सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। कोई भी लैंगिक उत्पीड़न के केस में गोपनीयता सबसे बड़ी शर्त है। ठीक है, और जो दंड का प्रावधान है वो उसमें भी इसको शामिल किया गया है कि गोपनीयता अगर भंग, अभी आपको शायद कश्मीर का कोई घटना है, रेप हुआ था वहाँ, नहीं मणिपुर तो खैर नहीं, कश्मीर में ना बकरवाल जो जनजाति है, वहाँ की एक महिला का बच्ची थी 9 साल की, उसका रेप हुआ था, और पूरी मीडिया में, ठीक है, वो बच्ची का फ़ोटो फ्लैश किया गया था पूरी मीडिया में। पिछले साल की घटना है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सबको क्या किया था, जुर्माना लगाया था कि भाई एक तो गोपनीयता इतनी बड़ी शर्त है ये सब केस में, और कैसे आप लोग कर दिए, इतना बड़ा गलती कैसे हो गया आप लोग से कि पूरे देश को दिखा दिया उसकी फ़ोटो। ठीक है, चलो ठीक है, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, 2 चीज़ है, अगर वो महिला अगर लिखित में शिकायत नहीं कर पा रही, क्योंकि लिखित शर्त है इसकी, तो वो कौन करेगा, समिति के सदस्य उसकी हेल्प करेंगे। ठीक है, अगर वो खुद शिकायत करने में असमर्थ मतलब नहीं कर पा रही है वो, तो कौन करेगा, उसका रिप्रेजेंटेटिव, उसका हस्बैंड हो सकता है, उसका बच्चा हो सकता है, उसका वारिस हो सकता है। ठीक है, और अब क्या बोल रहा है कि अगर ऐसा समिति के सदस्यों को ऐसा लगता है कि ये जो शिकायत का समय है उसको बढ़ाना ज़रूरी है, तो वो क्या कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। मतलब 3 महीना और आगे क्या कर सकते हैं, इसको क्या होगा, 3 महीना और क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं।
ठीक है। देखो उसके बाद देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, अध्याय 4 क्या है हमारा, परिवाद। अध्याय 4 क्या है, परिवाद। ठीक है, तो पहला तो परिवाद शिकायत वाली बात कर ली अपन। ठीक है, अब जब शिकायत हो गई है, ठीक है, तो शिकायत में दो चीज़ हो सकती है। शिकायत में यानी तो कार्यवाही होगी यानी तो सुलह होगा। ठीक है, दोनों चीज़ हो सकता है। तो पहले सुलह की बात करेंगे, उसके बाद कार्रवाई की बात करेंगे। दूसरा एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो आंतरिक परिवाद समिति है, जो ये निर्णय कर रही है कि अपराध हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, उसको न्यायिक पावर रहता है। ठीक है, वो किसी भी कंडीशन में वो दंड क्या दे सकती है, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक उसको क्या दंड देने का प्रावधान है, जुर्माना। उसको क्या हो सकता है, जुर्माना, या जो सर्विस एक्ट है, ठीक है, जो सर्विस एक्ट है उसके विरुद्ध उसमें कोई प्रावधान है, अगर कोई जॉब कर रहे हो आप, उसके नियमावली रहती है उसकी, ठीक है, उस नियमावली के हिसाब से उसको सज़ा दे सकते हो। ठीक है, अगर उसके अलावा आपको कोई उसको सज़ा देना है तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा, न्यायपालिका के पास जाना पड़ेगा। आपको किसके पास जाना पड़ेगा, न्यायपालिका के पास जाना पड़ेगा। तो ये वाला चीज़ भी ना दिमाग में क्लियर रखिएगा कि ये सारी घटना जो हो रही है, ठीक है, वो एक समिति कर रही है उसकी जांच। उसकी जांच कौन कर रही है, समिति कर रही है। ठीक है, अब अगर आपको ऐसा लगता है कि ये घटना जो हुई है आपके साथ, लैंगिक उत्पीड़न हुआ है आपका, उसमें आपको क्या करना है, सुलह करना है। ठीक है, पहला सुलह आप पैसे के बदले नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब सुलह आप क्यों नहीं कर सकते, मतलब किस बेसिस पे नहीं कर सकते कि पैसे के बेसिस में नहीं कर सकते। पैसे के अलावा कुछ भी हो सकता है सुलह का आधार। ठीक है, इसमें बोल रहे हैं व्यथित। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि सुलह किसके अनुरोध पे होगा, जो व्यथित महिला होगी उसी के अनुरोध पे होगा। सुलह का आधार प्रत्यर्थी नहीं हो सकता, अरे दीदी माफ़ कर दे गलती हो गया, ऐसा वाला जुगाड़ नहीं होगा। व्यथित महिला अगर चाहेगी तभी आपका क्या हो सकता है, सुलह हो सकता है। ठीक है, तो धारा 10 जो कि सुलह की बात करता है उसमें बोला है कि व्यथित महिला के अनुरोध पर ही होगा सुलह। ठीक है, और ये क्या बोला, धनीय समझौता नहीं हो सकता, पैसे का आधार पैसा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर बोला है कि समझौता हो गया तो नियोजक को एक प्रति, अच्छा इसमें बोला है कि अगर समझौता हो गया, ठीक है, अगर सुलह हो गया तो आप क्या करोगे, तो सुलह कराएगा कौन, समिति। ठीक है, मतलब कि दो लोग हैं, एक तो क्या हो गया, प्रत्यर्थी, एक कौन हो गया, प्रत्यर्थी, दूसरा कौन हो गया, व्यथित महिला। ठीक है, व्यथित महिला। अब ये क्या कर रहे हैं, प्रत्यर्थी और इन दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, सुलह कर रहे हैं। ठीक है, सुलह कराने की जिम्मेदारी किसको दी गई है, समिति को। कौन सी समिति, आंतरिक समिति और स्थानीय समिति। ठीक है, आंतरिक समिति कराएगी सुलह और यानी तो स्थानीय समिति। अगर ये सुलह हो गई, अच्छा एक पॉइंट तो ये है कि सुलह का आधार धन नहीं हो सकता। ठीक है, अगर सुलह हो गई तो सुलह की रिपोर्ट किसको किसको दी जाएगी, तो इसमें बोला है जिलाधिकारी को दोगे, ठीक है, प्रत्यर्थी को दोगे, व्यथित महिला को दोगे, ठीक है, और समिति अपने पास तो रखेगी ही। मतलब जो भी इस पूरे घटना से रिलेटेड पर्सन है, ठीक है, जो भी इस घटना से जुड़े हुए सदस्य हैं, उन सबको सुलह की रिपोर्ट, सुलह का आधार, ये सारी चीज़ें क्या की जाएगी, प्रस्तुत की जाएगी। ठीक है, ये किसमें बोला है, धारा 10(2) में। ठीक, ठीक है, आगे बढ़े। परिवाद की जांच करेगी, अब धारा 11 क्या बोला, परिवाद की जांच करेगी समिति तथा प्रथम दृष्टया, अच्छा इसमें ये बोल रहे हैं कि देखो अब ये जो धारा 10 है उसमें किसकी बात कर रहा था, सुलह की बात कर रहा था। ठीक है, अब धारा 11 में ये बोल रहे हैं कि अगर सुलह नहीं करना है, ठीक है, तो ये जो परिवाद हुआ है ना उसकी जांच करेगी, कौन करेगी जांच, समिति करेगी, समिति जांच करेगी। और अगर प्रथम दृष्टया उसको ऐसा लगता है कि नहीं कुछ घटना हुई है तो 7 दिन के अंदर क्या करेगा, पुलिस को रिपोर्ट भेज देगा। वो 7 दिन के अंदर क्या करेगा, उसको पुलिस को रिपोर्ट भेज देगा। अगर आईपीसी की धारा 309 के तहत उसके ऊपर आरोप कायम होता है, ठीक है, आईपीसी की धारा तो उसको क्या देना पड़ेगा आपको, मुआवजा। तो
तो उसको क्या देना पड़ेगा, आपको मुआवजा देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें धारा 11 में ये बोला है कि जो समिति होगी उसको सिविल न्यायालय की, जब उस केस, उस स्थिति में जब वो इस घटना की जांच कर रही होगी, हमेशा नहीं, उस स्थिति में जब वो उस घटने की जांच कर रही होगी, उस समय जांच करते समय उसको किसकी शक्ति प्राप्त होगी, सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त होगी। किसकी शक्ति प्राप्त होगी, सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त होगी। समिति जो पूरी जांच है उसको कितने दिन में कंप्लीट करेगी, 90 दिन में कंप्लीट करेगी पूरी जांच को। ठीक है, अब इसमें बोला है अध्याय 5 परिवाद की जांच। ठीक है, धारा 12 ये बोलता है, देखो धारा 12 ये बोलता है कि यदि मामला लंबित है, ठीक है, क्या होता है कि जैसे मामला चल रहा है, मैं अपन एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, ठीक है, अब कोई कंप्लेंट किया आंतरिक परिवाद समिति को, ठीक है, अब वो आंतरिक परिवाद समिति को आप कंप्लेंट तो कर दिए, ठीक है, कंप्लेंट कर दिए, लेकिन 90 दिन भी तो समय होता है ना, 3 महीना कैसे फेस करेगी। उस कंडीशन में बोला गया है कि या नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, तुरंत रिलीफ कर देना पड़ेगा उसको। मतलब आपका जो कर्मचारी जिसके खिलाफ लैंगिक उत्पीड़न का केस है, मतलब प्रत्यर्थी है, भाई अगर कोई प्रत्यर्थी है तो उसको नियोजक का काम है कि वो जो नियोजक रहेगा प्रत्यर्थी का हस्तांतरण, मतलब स्थानांतरण कर दे, कहीं और ऑफिस में उसको ट्रांसफ़र कर दे, पहला केस। दूसरा, अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो महिला जो कंप्लेंट फाइल की है, मतलब जो व्यथित महिला है, उसको क्या करना पड़ेगा, 3 महीने की पेड रिलीफ में भेजना पड़ेगा, मतलब पैसे नहीं कटेंगे उसके, और 3 महीने की उसको क्या देना पड़ेगा, छुट्टी देना पड़ेगा। 3 महीने की क्या देना पड़ेगा उसको, छुट्टी देना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 चीज़ है इसमें कि जो प्रत्यर्थी है यानी तो उसका ट्रांसफ़र करे भैया जब तक लंबित है मामला, ठीक है, यानी तो इसको क्या कर दे, छुट्टी दे। 2 में से एक काम उसको करना पड़ेगा। तो वही चीज़ लिखा है इसमें, यदि मामला लंबित है तो व्यथित महिला समिति से यह अनुरोध कर सकती है कि उसके द्वारा किए गए अनुरोध को पूरा किया जाए। मतलब वो क्या क्या अनुरोध कर सकती है, वही उसका ट्रांसफ़र कर दो या मेरे को क्या दे दो, छुट्टी दे दो। ठीक है, प्रत्यर्थी का स्थानांतरण किया जाए या व्यथित महिला को क्या दिया जाए, अवकाश दिया जाए, अवकाश दिया जाए। ठीक है, समझ में आइए। ठीक, धारा 13 बोलता है इस अधिनियम के अधीन जांच के पूरा होने पर समिति 10 दिन के भीतर नियोजक को जिला अधिकारी और प्रत्यर्थी और व्यथित, अब इसमें कुछ नहीं बोला है, ये वही बोला है कि 10 दिन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, जांच की रिपोर्ट भेजना पड़ेगा। और रिपोर्ट किसको भेजोगे, प्रत्यर्थी को, व्यथित महिला को, ठीक है, जिला अधिकारी को, तीनों को भेजोगे। ठीक है, अब अगर देखो क्या हुआ, हाँ स्थानीय जो जांच कर रही है, जो जांच कर रही है, अगर स्थानीय जांच कर रही है तो स्थानीय को भेजोगे और आंतरिक जांच कर रही है तो आंतरिक को भेजोगे। ठीक है, देखो धारा 13(2) ये बोल रहा है कि अगर मामला साबित हुआ, ठीक है, तो वो तो उसके ऊपर मतलब एक तो होता है कि साबित नहीं हुआ। ठीक है, धारा 13(2) ये बोलता है कि मामला जैसे जांच किए, ठीक है, जांच की और पता चला कि भाई इसके ऊपर तो यह अपराध सिद्ध ही नहीं होता, ठीक है, तो इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर जांच की, जांच के बाद ये साबित हो गया कि ये कोई ना कोई अपराध किया है, तो अपराध के बाद क्या होगा, 60 दिन के अंदर उसको कार्रवाई करना पड़ेगा। अब ये मैं जो आपको बता रहा था ना कि ये जो 60 दिन के अंदर कार्रवाई होगी, वो क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या लगाया जाएगा आपके ऊपर, जुर्माना लगाया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा। और अगर जो आपके सर्विस की नियमावली है, जो गाइडलाइन है, उसके हिसाब से आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या किया जाएगा, सर्विस से बेदखल कर दिया जाएगा, मतलब सेवा से हटा दिया जाएगा आपको। ठीक है, दूसरा जो व्यथित महिला है उसको क्या दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा। और ये पूरी की निगरानी किसके के होगी, जिला अधिकारी के देख रेख में होगी। ठीक है, समझ में आ गया ये। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे धारा 14 बोला है मिथ्या परिवाद। मिथ्या परिवाद मतलब ये बोला गया है कि अगर ऐसा प्रतीत होता है कि जो परिवाद किया गया है वो मिथ्या, मतलब ज़बरदस्ती किया गया है, ठीक है, तो आपके खिलाफ भी क्या किया जाएगा,
कार्रवाई किया जाएगा। तो और जो दंड का प्रावधान उसके लिए है, प्रत्यर्थी के लिए है, वो सेम प्रावधान किसके ऊपर फॉलो होगा? आपके खिलाफ जो झूठा कंप्लेंट फाइल किया है उसके बाद, ठीक है। और जो अगर ये जो मिथ्या परिवाद है उसके खिलाफ कोई गवाही दे रहा है, ठीक है, तो उसके खिलाफ भी सेम कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। और धारा 15 में वही मुआवजा की बात किया गया है कि अगर व्यथित महिला है, ठीक है, वो जो आरोप लगाई है वो आरोप सिद्ध हो गया, तो उसको उसमें बोला है कि धारा 15 के तहत उसको क्या दिया जाएगा? मुआवजा दिया जाएगा, ठीक है। अब वही धारा 16 में बोला है कि उनकी जो पहचान है वो सार्वजनिक नहीं की जाएगी, ठीक है। धारा 17 में बोला है कि दंड मतलब यदि प्राप्त कर, ये सार्वजनिक मतलब इसमें ये बोला है कि अगर पहचान को सार्वजनिक करता है वो, ठीक है, महिला जो व्यथित महिला है उसकी पहचान को अगर सार्वजनिक करता है तो उसके लिए क्या का प्रावधान किया गया है? दंड का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और ये बोला गया है कि अगर जो परिवाद है, ठीक है, परिवाद का जो समिति का निर्णय है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए हिसाब से गलत है, मतलब प्रत्यर्थी को भी ऐसा लगता है कि वो आपके हिसाब से गलत है, और अगर व्यथित महिला को भी लगता है नहीं इसको इतनी कम सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, दोनों ही केस में उसको क्या अधिकार दिया गया है? अपील का अधिकार दिया गया है। दोनों ही केस में किसका अधिकार दिया गया है? अपील का अधिकार दिया गया है, ठीक है। अब इसमें धारा 6, ठीक है, धारा 6 बोला है नियोजक के कर्तव्य जो आपके किसी काम का नहीं है, ठीक है। धारा 19 और धारा 20, ठीक है, उसमें यार धारा 19 है, नियोजक के कर्तव्य किसमें है? नियोजक के कर्तव्य मतलब अध्याय 6 में क्या है? धारा 19 है, ठीक है। नियोजक के कर्तव्य किसमें दिए? धारा 19 में। और इसमें जिलाधिकारी के कर्तव्य किसमें दिया है? धारा 20 में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, अध्याय 7 में धारा 20 है, ठीक है, और अध्याय 6 में धारा 19 है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें अध्याय 8 होता है। अध्याय 8 क्या है? मिसलेनियस, प्रकीर्ण या विविध, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट बोला गया है जिससे जैसे कि जो रिपोर्ट रहेगी, जैसे जो आंतरिक परिवाद समिति रहेगी, ठीक है, और जो स्थानीय परिवाद समिति रहेगी, वो दोनों ही अपनी रिपोर्ट एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। दोनों क्या प्रस्तुत करेंगे? वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। आंतरिक परिवाद समिति किसको रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी? वार्षिक नियोजक को। क्या बोल रहा हूं मैं? आंतरिक परिवाद समिति किसको रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी? नियोजक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। और स्थानीय परिवाद समिति किसको रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी? जिलाधिकारी को, ठीक है। और हर साल ये रिपोर्ट प्रस्तुत करना कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद मैं बता दिया आपको दंड का क्या प्रावधान है। इसमें 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है इसमें, ठीक है। न्यायालय द्वारा अपराध का संचालन मतलब ये जो लैंगिक उत्पीड़न का जो वो होगा उसको प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या महानगरीय मजिस्ट्रेट के पास ही प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट और महानगरीय मजिस्ट्रेट के पास ही क्या किया जाएगा? प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे को इस पूरे एक्ट में ये लगा कि ये जो अपराध कैसा है? असंज्ञेय है। कैसा है अपराध? ये असंज्ञेय। अभी तक जितने भी एक्ट अपन पढ़ रहे थे उसमें संज्ञेय 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 था, ठीक है। तो ये कैसा अपराध है? एक प्रकार का असंज्ञेय है। मतलब इसमें आप अपने मन से किसी को आरोपी सिद्ध नहीं कर दोगे, उठा के अंदर नहीं करोगे। शिकायत जब तक नहीं होगी आप एक्शन नहीं ले सकते, ठीक है। और इसमें नियम बनाने की शक्ति किसको दी गई है? केंद्र सरकार को। नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार को, ठीक है। अगर ये जो एक्ट है ना, इसको देखोगे तो इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। धारा में इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि इसको ज़्यादा ध्यान मत लगाना, क्योंकि उसमें ना कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, ठीक है, ठीक है। तो जिसको याद हो जा रहा है उसके लिए तो ठीक है, मतलब उसके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं याद हो पा रहा है, ठीक है, तो प्रावधान को दिमाग में रखिए, बाकी तो हो जाएगा, ठीक है। ये एक्ट ही आज ख़त्म हो गया। उसके बाद पोषण एक जो टॉपिक है वो बचा है आप लोग का, और कुछ कुछ राज्य पोषित योजनाएं बची है, ठीक है। तो मैक्सिमम मेरे को लगता है कि 10 दिन का और बचा, 10 या 10 दिन,
टीकाकरण हो गया नहीं, मैं देखा नहीं हूँ, देख लूँगा। नहीं तो एक्ट वो तो सिलेबस डिस्कस कर लेंगे ना, क्या क्या नहीं हुआ, दिक्कत नहीं है, ठीक है।